नमस्कार दोस्तों, एरुशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम जो जीके की बुक है घटना चक्र प्रकाशन की, उससे संबंधित उसमें ऑनलाइनर को बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का एक संकलन है, उसी को लेके हम आ रहे हैं। इससे पहले हम भौतिक विज्ञान लेके आए थे। आज इसमें हम रसायन विज्ञान की कंप्लीट वीडियो आपको देने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह आपके सभी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उनसे संबंधित भौतिक तथा रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अल्केमी जो अरेबिक है अल्केमिया से हुई है, जो कि प्राचीन काल में रसायन, धातुकर्म, दर्शन, खगोलिकी और औषधि शास्त्र आदि तत्वों के समुच्चय को व्यक्त करता है। इसका मूल मिस्र के प्राचीन नाम केमी में निहित है, जिसका अर्थ है काली धरती होता है। बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और लेवासियस को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है लेवासियस को। रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बायल को दिया जाता है। रसायन विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं: अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन। इसके अलावा जैव रसायन, कृषि रसायन, नाभिकीय रसायन, हरित रसायन, पर्यावरण रसायन, औषधि रसायन आदि। पदार्थ की कणिक प्रकृति, जो ये पदार्थ की कणिक प्रकृति, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आते हैं। पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, वह पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। यहाँ द्रव मत समझिएगा, द्रव्य समझिएगा इसको। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मुख्यतः दो रूप से होते हैं ये, एक भौतिक वर्गीकरण इनका है और एक रासायनिक वर्गीकरण। तो देखते हैं भौतिक वर्गीकरण के तहत कौन से आते हैं तत्व और रासायनिक वर्गीकरण के तहत कौन कौन से तत्व आते हैं। भौतिक में ठोस, द्रव और गैस, जबकि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ आते हैं। अब इन शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ की भी कैटेगरी है। शुद्ध पदार्थ दो इसमें कैटेगरी की गई है, इनकी दो वर्गीकरण किया गया है, तत्व और यौगिक। और जबकि मिश्रण में भी दो किया गया है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तत्व को पुनः तीन भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु, उपधातु। जबकि यौगिक को भी दो भागों में यहाँ बांटा गया, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण का अलग अलग यहाँ पे विवरण। देखिए एक बात बता दूं आपको, यहाँ केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो आपकी परीक्षा में सामान्यतः नहीं पूछे जा रहे हैं। वे केवल इसलिए हैं कि आप अगर इंटर लेवल पे हैं, हाई स्कूल लेवल पे हैं, तो आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर अगर आप आगे साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारे जो कंपटीशन के एग्जाम में होता है, जिसके लिए आप इसे पढ़ रहे हैं, जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हैं, उन सब में सामान्यतः इस तरह के प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाए, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। तो चलिए भौतिक वर्गीकरण देखते हैं। ताप और दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव और गैस में। तो ठोस की प्रकृति देखते हैं। ठोस क्या है? वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसमें आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जैसे धातुएं, लकड़ी, लवण, ईंटें आदि। ठोस में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, इस कारण ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस में स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। द्रव क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं, जिस पात्र में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है, द्रव कहलाता है, जैसे जल, दूध, एल्कोहल, मरकरी आदि। द्रवों का घनत्व ठोस से
कम होता है। द्रवों का घनत्व जो होता है, जो लिक्विड का होता है, वो सॉलिड से कम होता है। द्रवों में अणु एक सीमा के अंदर अव्यवस्थित रहते हैं तथा एक दूसरे पर फिसलते हैं। इसी कारण द्रव में तरलता का गुण पाया जाता है। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते, क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है, रखा जाता है, गैस कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण ठोस और द्रव की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर होते हैं। इनके मध्य अधिकांश स्थान रिक्त रहता है। अंतराणुक स्थान अत्यधिक रिक्त होने के कारण गैस की संकुचनशीलता सर्वाधिक होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अतः गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक अत्यंत तीव्र वेग से सभी संभव दिशाओं में गतिशील रहते हैं। वाष्प और गैस में अंतर। वाष्प उस पदार्थ की गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करती है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता हो, जबकि गैस उस पदार्थ को कहते हैं जो साधारण ताप पर, कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में रहता हो। उदाहरण के अमोनिया को गैस कहा जाता है, जबकि जल की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जाता है, क्योंकि जल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। द्रव की तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त निम्न दो अन्य अवस्थाएं भी होती हैं। मतलब किसी पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अलावा अन्य दो भी होती हैं। एक प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। प्लाज्मा क्या होता है? द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, अतः प्लाज्मा विद्युत सुचालक होता है। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन विद्युत सुचालक है, तो प्लाज्मा भी अगर रहे तो घबराना नहीं है। उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यह अल्प घनत्वों वाली एक तनु गैस को परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस के अति निकट तक ठंडा किए जाने पर प्राप्त द्रव की अवस्था है। द्रव की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। वास्तव में द्रव की तीनों भौतिक अवस्थाएं उनमें विद्यमान कणों के मध्य दूरी तथा उनके मध्य आकर्षण बलों की भिन्नता के कारण होती हैं और विभिन्न प्रकार के द्रव्यों में अवयवी कणों की व्यवस्था पर भी निर्भर करती हैं। द्रव की तीन अवस्थाएं ताप, दाब परिवर्तन पर अंतः परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। ठोस से द्रव बनाने में, फिर द्रव से गैस बनाने में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और फिर कैसे वह प्रक्रिया उल्टी होती है, सीधी होती है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठोस को लगातार गर्म करने पर ऐसी अवस्था आती है जिस पर वह पूर्णतया द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे गलन कहते हैं, और जिस निश्चित ताप पर यह होता है उसे गलनांक कहा जाता है। अब देखते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। किसी द्रव को गर्म करने पर अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है, उनके मध्य आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है और द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, जिसे द्रव का वाष्पन कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर यह होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण अब देखते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध क्या होते हैं? वह पदार्थ या द्रव्य जो किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा किसी अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण निश्चित होते हैं, जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य तत्व के रूप में न तो विभाजित और न ही बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, आयरन, सोना आदि। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये मुख्य तत्व हैं। भूपटल पर इनका प्रतिशत क्या है? ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये भूगोल में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ज्योग्राफी में भी। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सर्वाधिक है 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डाटा आपको जरूर याद रखना चाहिए। मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। मानव शरीर में भी ऑक्सीजन देखिए सर्वोपरि है, फिर कार्बन है, फिर आपका हाइड्रोजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर फॉस्फोरस आता है। तो ये क्रम इसलिए याद रखना है, हो सकता है पूछ ले सर्वाधिक कौन से या न्यूनाधिक कौन से, कौन सबसे कम है, कौन सबसे ज़्यादा है, ये पूछा जा सकता है।
तो इसलिए आप इसको भी याद रखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, या फिर आप अगर नोट बना रहे हैं तो बेहतर ही होगा वो। ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु और सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु है, जबकि एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। धातु क्या है? मेटल वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, धातु कहलाते हैं। इनमें अधात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। अधातु क्या है? वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक न हो आयोडीन को छोड़कर, एवं अधात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी न हो, अधातु कहलाते हैं। वे प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस आदि। उपधातुएं क्या कौन सी हैं? वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं, अर्थात दोनों गुण पाए जाते हैं, वे उपधातुएं होती हैं। आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ। अब देखते हैं यौगिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में अनुपस्थित हों, जिन्हें उचित रासायनिक विधियों द्वारा इन तत्वों में पुनः विभाजित किया जा सके, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से पूर्णतया भिन्न होते हैं, जैसे जल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों का द्रव्यमान 1:8 में रहता है, चाहे जल का निर्माण किसी भी प्रकार से किया जाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा जल के गुण भी परस्पर पूर्णतया भिन्न हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं पहले कार्बनिक यौगिक क्या है। वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हों तथा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणु हों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों, सामान्यतः कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से होता है, अकार्बनिक कहलाते हैं। जल और नमक। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इन्हें साधारणतया भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब इनमें हम देखते हैं क्या कौन कौन से कैसे हैं। समांगी मिश्रण कौन से होते हैं? वह मिश्रण जिनमें पदार्थ का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वायु के संगठक गैसें जिनका संगठन सामान्यतः स्वच्छ वायु में प्रत्येक जगह समान होता है। जबकि विषमांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से प्राप्त मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे धुआं, कार्बन के कणों और वायु का मिश्रण। रासायनिक संयोजन के नियम। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं तो यह संयोजन कुछ नियमों पर आधारित होता है, जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये नियम हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गेलुशक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। रूसी वैज्ञानिक MV लोमोनोसोव 1765 में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम प्रतिपादित किए। इनके नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के पश्चात भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंच वैज्ञानिक JL प्राउस्ट ने 1799 में 1799 में कहा स्थिर अनुपात के नियम में का प्रतिपादन किया और इसके अनुसार बोला उन्होंने, प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों में द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1803 में कहा, गुणित अनुपात का नियम दिया इन्होंने। इस नियम के मुताबिक इन्होंने क्या बोला? जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है।
जर्मन वैज्ञानिक भी आते हैं। अब ये क्यों पीछे रहे, तो 1792 में इन्होंने कहा व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया और कहा उसमें जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में अथवा इसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिससे वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। एक और बात आती है अब गेलुशैक क्या है, 1808 में गैसीय आयतन का नियम प्रतिपादित किया गया। इस नियम के अनुसार कहा गया जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में उत्पन्न गैसीय पदार्थों के आयतन में सरल अनुपात होता है। तत्व, परमाणु तथा अणु की अवधारणा। सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद 800 ईस्वी पूर्व में बताया था कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। ये सूक्ष्म कण संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है ये, मतलब हमारे लिए गर्व का विषय है। हम सबको इस बात के लिए जरूर प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं किया गया और ना ही लोगों को ज्ञान है इस बात का। उन्हें ये पता है कि यूरोप से आई, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबसे आई, लेकिन उन्हें नहीं पता होता शायद कि हमारे देश की ही सारी चीज़ें हैं। और ये पहले अरब गई, अरब से फिर वहाँ यूरोप पहुँच गई है, धीरे धीरे बाकी सब जगहों पर विस्तार हुआ। तो चलिए विषयांतर नहीं करते हैं। द्रव्य की संरचना का विधिवत तथा गहन अध्ययन करने के पश्चात सर्वप्रथम मैनचेस्टर इंग्लैंड ने न्यू कॉलेज के अध्यापक जॉन डाल्टन ने 1808 में द्रव्य की संरचना परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा गया। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता तथा रासायनिक क्रिया के दौरान यह ज्यों का त्यों बना रहता है। एक तत्व के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या में निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तथा यौगिक बनाते हैं। बर्जीलियस की परिकल्पना क्या थी? उनके अनुसार क्या था? तो उनके अनुसार था समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो की परिकल्पना क्या थी? निसंदेह ये रूसी वैज्ञानिक रहे होंगे। इनका क्या था कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी पदार्थ, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, जिसमें तत्व तथा यौगिक अथवा यौगिक के सभी गुण विद्यमान हो, अणु कहलाता है। अणु को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ए तत्वों के अणु, बी यौगिकों के अणु। तत्वों के अणु, इस प्रकार के अणुओं का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है, जिस कारण इन्हें समपरमाणविक या समनाभिकीय अणु भी कहते हैं। यौगिकों के अणु, यौगिकों इस प्रकार के अणुओं का निर्माण एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से होता है, जिस कारण इन्हें विषम परमाणविक या विषम नाभिकीय अणु भी कहते हैं। अवोगाद्रो के नियम के अनुप्रयोग क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, गेलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या, गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करना, गैस के अणु भार वाष्प घनत्व के संबंध में स्थापित करने में है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। एनटीपी का गैस का अणु का आयतन ज्ञात करने के लिए जो ये होता है, जो 22.4 लीटर होता है। पदार्थ में एक ग्राम अणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणित 10 के घाते 23 होती है। ये कुछ जो है यहाँ पे आपका जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। बहुत ज़रूरी तो नहीं होता, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना जरूरी है। परमाणु द्रव्यमान एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। तत्व का परमाणु द्रव्यमान, इसका एक फॉर्मूला है। कार्बन 12 विधि तत्व का परमाणु द्रव्यमान इस तरह निकाला जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान
1.9926 गुणित 10 के घाते -23 ग्राम होता है, जो 12 AMU के बराबर होता है। मोल संकल्पना ये क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 गुणित 10 के घाते 23 मोल कण, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि उपस्थित हों, एक मोल कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को रस समीकरण मिति कहा जाता है। किसी अभिक्रिया का वह अभिकारक जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है तथा बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ये मोलरता को ज्ञात करने का यहाँ आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लीजिए इसको थोड़ा सा, और उस पर बात देखते हैं। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब ये अनुवाद है या ओरिजिनल वर्ड है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्मूला को भी देख लीजिएगा, पहले बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मोललता क्या है? किसी विलयन के 1 ग्राम किलोग्राम भार में घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ये एसआई मात्रा में उसका मात्रक है, एक सही इकाई में। देखिए किसी भी परीक्षा में हाल फिलहाल में आप पिछले 20 सालों का उठा के देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। परमाणु संरचना, अब देखते हैं। रसायन विज्ञान के आधुनिक युग का आविर्भाव जॉन डाल्टन द्वारा रासायनिक क्रिया के परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ हुआ। इस सिद्धांत को उन्होंने 1808 में अपनी पुस्तक रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली के प्रथम खंड में प्रस्तुत किया। परमाणु क्या है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान होता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु संरचना, परमाणु में मूल घटकों का वितरण परमाणु संरचना कहलाती है। 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैथोड किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जो कि कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। छिद्रयुक्त कैथोड से निकलकर बाहर जाने वाले धनावेशित किरणें एनोड किरणें कहलाती हैं। परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु यहां थोड़ा सा कट गया है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अणु क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा एवं स्वतंत्र अवस्था में रह सकने वाले कण अणु कहलाते हैं। लेकिन अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु मजबूत रासायनिक बंध के कारण आपस में जुड़े होते हैं। अणुभार क्या है? किसी तत्व या यौगिक का अणुभार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उसका एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। इलेक्ट्रॉन वह ऋणावेशित कण है जिस पर एक इकाई ऋणावेशित तथा द्रव्यमान 9.109 के गुणित 10 के घाते -31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन वह धनावेशित कण है जिस पर एक इकाई धनावेश और द्रव्यमान 1.6726 गुणित 10 के घाते -27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है जिनका द्रव्यमान 1.675 के गुणित 10 के घाते -27 किलोग्राम होता है। यहाँ कण हैं और उनके खोजकर्ता हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो खोजकर्ता हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है, और उस पर चार्ज क्या है, ठीक है, और उनके नाम, बस ये 3 तत्व आप याद रखिए। यहीं से प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन ने किया था 1932 में। मेसान युकावा ने किया था। न्यूट्रिनो पाउली ने किया था। एंटीप्रोटॉन सेगलेन ने किया था। एंटीन्यूट्रॉन कॉर्क ने किया था। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। आवर्त सारणी में पहले और दूसरे तथा तीसरे आवर्त में लघु आवर्त, चौथे, पांचवें, छठे आवर्त दीर्घावर्त कहा जाता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जैसे जो मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या नीट PG वगैरह उन सब के लिए।
धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। वान डेर वाल्स त्रिज्या के संदर्भ में हाइड्रोजन सबसे छोटी त्रिज्या वाला तत्व तथा फ्रेंसियम सीजियम सबसे उच्च त्रिज्या वाले तत्व हैं। कार्बन सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व, हीलियम सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु तथा पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है। कमरे के सामान्य ताप पर द्रव धातु पारा होता है। कमरे में भी रखिए तो जो है लिक्विड में भी रहेगा। टंगस्टन और रहनियम सबसे उच्च क्वथनांक वाले तत्व, हीलियम सबसे निम्न क्वथनांक वाला तत्व है। मतलब टंगस्टन और रहनियम उच्च क्वथनांक वाले तथा हीलियम जो है सबसे निम्न क्वथनांक वाला तत्व है। हाइड्रोजन न्यूनतम घनत्व वाला सबसे हल्का तत्व तथा ऑस्मियम और इरिडियम सब उच्चतम घनत्व वाले तत्व सबसे भारी तत्व हैं, जबकि लिथियम न्यूनतम घनत्व वाला तत्व है। आयोडीन ठोस वाष्पशील अधातु है। प्लूटोनियम सबसे विषैली धातु है। स्टेटाइन पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु है। फ्रेंसियम द्रव रेडियो एक्टिव तत्व है। निष्क्रिय गैसों को गलांक सबसे कम होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन क्या क्या होते हैं? रासायनिक बंधन जो होता है, रासायनिक आबंध कहा जाता है उसे। रासायनिक आबंध वह आकर्षण बल है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आबंधित करके अणु का निर्माण करता है। संयोजकता क्या है? 1852 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रैंक लैंड ने संयोजकता शब्द का प्रयोग तत्वों के परमाणुओं की संयोजन क्षमता के लिए किया था। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के वैलेंटिया पावर और कैपेसिटी से हुई है। फ्रैंक लैंड के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वह बल रासायनिक आबंध कहलाता है। परमाणु आबंध तीन प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजी आयनिक आबंध, सहसंयोजी आबंध और उपसहसंयोजी आबंध। अब यहाँ हम पहला देखते हैं वैद्युत संयोजी या आयनिक आबंध। वैद्युत संयोजी आबंध तब बनते हैं जब प्रबल धन विद्युती और ऋण विद्युती तत्वों के मध्य संयोजन होता है, अर्थात जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है। आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों जल HCl NH3 में प्रायः घुलनशील होते हैं। इन यौगिकों के क्वथनांक और द्रवणांक उच्च होते हैं। आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। इन यौगिकों को जलीय घोल विद्युत सुचालक होता है। जालक ऊर्जा। धनायनों ऋणायनों के परस्पर संयोजन द्वारा किसी आयनिक क्रिस्टल के एक मोल के निर्माण में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चूना कैल्शियम को जब जल में मिलाया जाता है तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये इसका फार्मूला है, देखिए। विद्युत अपघटक क्रियाएं। विद्युत अपघटक क्रियाएं देखते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने से किसी पदार्थ का अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटता है तो उसे विद्युत अपघटक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन H2 तथा O2 में हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ का संगठन समान रहता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ का संगठन और संरचना दोनों बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण: बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे का चुंबकीकरण, सल्फर का गर्म होना, लोहे का गर्म होना, उत्प्रेरक में होने वाला परिवर्तन, कोलाइड का जमना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, जिंक ऑक्साइड का गर्म होना, रंग परिवर्तन आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण
हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। धातुओं में जंग लगना, रेडियो एक्टिवता, दूध से दही बनना, विद्युत अवघटन, फल का पकना, भोजन पचना, मोमबत्ती का जलना, धातु अधातु जलना, श्वसन, सीमेंट का जमना, डायनामाइट विस्फोट आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वापातन क्या होता है? तो वह क्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प बन जाता है, पुनः ठंडा किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस बन जाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। यह ऊर्ध्वापातन की क्रिया कहलाती है। नवसादर, आयोडीन और कपूर इसी तरह के पदार्थ हैं। ये गर्म करने पर द्रव की अवस्था में जाने से पहले ये स्वयं जो है वाष्प बन जाते हैं और पुनः इन्हें ठंडा करने पे सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ अम्ल और क्षार है। जो एसिड और बेस होता है सामान्यतः यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आर्हेनियस संकल्पना क्या है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रस ऑक्साइड आयन OH- देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है दोनों, HCl H+ जलीय प्लस Cl जलीय, इसका सूत्र है, आप इसको देख लीजिएगा। ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना ये क्या कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता। क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रोटॉन ग्राही होते हैं। लुईस ने क्या कहा? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े का ग्रहण कर सकता है अम्ल है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को प्रदान कर सकता है वह क्षार है। तीनों सिद्धांतों को मिलाकर अम्ल क्षार की परिभाषा निम्न बन दी जा सकती है। अम्ल क्या है? एसिड ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ पॉजिटिव प्रदान करें, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करें अथवा ऐसे पदार्थ जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें अम्ल कहलाते हैं। कुछ उसके उदाहरण HCl H2SO4 HNO3 CH3 COOH आदि। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये अम्ल के कुछ उदाहरण। अम्ल राज क्या है? 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण अम्ल राज कहलाता है। अम्ल की उपयोगिता क्या है? तो यहाँ बताया गया लोहे को साफ करने में H2SO4 और HNO3 का प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों पर लगे रंग दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्राणियों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा पचाया जाता है। अनेक प्रकार के अम्ल भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे दही, सिरका, अंगूर, नींबू। क्षार या भस्म जिन यौगिकों के अम्ल के साथ क्रिया करने के पश्चात जल और लवण निर्माण होता है उन्हें भस्म या क्षार कहते हैं। भस्म 2 प्रकार के होंगे, जल में विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। विलेय का सामान्य अर्थ हुआ जिसमें घुल जाना, यानी उसमें वो समाप्त हो जाए। अविलेय का जिसमें घुले न। जल में विलेय भस्म ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रस ऑक्साइड आयन प्रदान करें या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करें अथवा ऐसे पदार्थ जो एक जोड़े इलेक्ट्रॉन प्रदान करें क्षार कहलाते हैं। क्षार निम्नलिखित है NaOH, KOH, CaOH2, NH4OH आदि। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय गुण दिखाते हैं यद्यपि उनमें H+ आयन नहीं होते हैं, जैसे SO2, CO2, SO2। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय गुण दिखाते हैं यद्यपि उनमें H- आयन नहीं होता, जैसे K2O, N2O, FeO। जल में अविलेय भस्म जिन यौगिकों के अम्ल के साथ क्रिया करने के पश्चात जल और लवण का निर्माण होता है परंतु इसमें क्षार के अन्य गुण नहीं पाए जाते हैं वो Cu2 और Fe2O3 ZNO आदि हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल क्या करता था? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। लवण साल्ट अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के उपरांत यदि अम्ल के हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है तब लवण का निर्माण होता है, HCl, NaOH, NaCl, H2O आदि। भस्म की उपयोगिता कागज के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, कारखानों की सफाई आदि में कास्टिक सोडा
NaOH का प्रयोग किया जाता है। मृदु जल के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, घरों की पुताई में, चमड़े के बाल साफ करने आदि में कैल्शियम हाइड्रस ऑक्साइड CaOH2 का प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। MgOH2 का प्रयोग किया जाता है, यह मैग्नीशियम हाइड्रस ऑक्साइड है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अब लवण और उसके रासायनिक नाम और उपयोग दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी Cl। उपयोग क्या है? खाने के में, अचार के परिरक्षण, मांस और मछली के संरक्षण आदि में। धावन सोडा, इसका नाम क्या है रासायनिक? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या यूज है? कपड़ा धोने, कांच कास्टिक सोडा, अपमार्जक चूर्ण बनाने में। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है इसका, NaHCO3। बेकिंग पाउडर, अग्निशमन, पेट की अम्लीयता आदि को कम करने में काम आता है। फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट नाम है इसका, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। कार्य रंगाई, कटे हुए स्थानों से रक्त का रिसाव रोकने आदि में, पानी को शुद्ध करने आदि में। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने और उर्वरक के रूप में किया जाता है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट नाम है, कवकनाशी, विद्युत लेपन, रंगाई आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। pH लेवल, जब किसी अम्ल या क्षार को जल में घुलाया जाता है तो आयनिक गुणनफल का मान नियत रहता है, जबकि उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन सांद्रण परिवर्तित होता रहता है। किसी विलयन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के सांद्रण को दिखाने के लिए सोरेनसन ने pH स्केल बनाया। किसी भी अम्लीय क्षारीय विलयन के लिए pH पॉजिटिव और POH बराबर 14 होता है। उदासीन विलयनों को POH का मान 7 होता है। अम्लीय विलयनों का pH मान 7 से कम, POH का मान 7 से अधिक होगा। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक और POH 7 से कम होगा। बफर विलयन, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने से जिस विलयन के pH मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता उसे बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। बफर विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता आरक्षित होती है। बफर विलयन को अपने pH मान में किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। बफर विलयन उसमें अल्प मात्रा में डाले गए अम्ल अथवा क्षार के प्रभाव को निरस्त कर देता है, जिससे उसका pH मान स्थिर रहता है। बफर विलयन वनस्पति जंतु विज्ञान प्रयोगशाला उद्योगों में महत्वपूर्ण रूप से प्रयुक्त होते हैं। हमारे रक्त का माध्यम कुछ क्षारीय 7.4 है, ठीक है। हमारे आमाशय का माध्यम अम्लीय है। तो कुछ प्राकृतिक अम्ल देख लेते हैं। सेब मौलिक अम्ल, चींटी का डंक, बिच्छू का डंक मेथेनाइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है उसमें। सिरका एसिटिक अम्ल, दही खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, अंगूर इमली टार्टरिक अम्ल, नारंगी संतरा नींबू सिट्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो इसको पूरी तरह से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, पूछा जाता है यहाँ से। गैसीय अवस्था अथवा गैसों का आचरण। गैस द्रव्य की सरलतम अवस्था है। हमारे चारों ओर वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण उपस्थित है। वायुमंडल में CO2, O2, NO2, N2 और जलवाष्प आदि गैसें उपस्थित हैं। गैसीय अवस्था में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे क्या होते हैं? गैसें अत्यधिक सपेंड्य होती हैं, मतलब उनको कंप्रेस किया जा सकता है। गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। ठोस तथा द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। गैसों का आयतन आकृति अनिश्चित होती है। गैसों का विसरण अति तीव्र होता है। बायल का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह द्रव्यमान का आशय मोलों की संख्या से है। अब मोल वगैरह पीछे बताया जा चुका है। चार्ल्स का नियम क्या है? स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आवोगाद्रो का नियम। स्थिर ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है।
और ये समीकरण दिए गए हैं विभिन्न, आप देख लीजिए इनको रोक के वीडियो, चूंकि बता चुका हूं कि बस जानकारी के लिए है। गैसों का विसरण, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली गैसों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर समांगी मिश्रण बनाने या एक दूसरे के समांगी रूप में फैल जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। ग्राहम का गैसीय विसरण, स्थिर ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दर उनके अणु भार घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। शीतलन का सिद्धांत, जूल थॉमसन प्रभाव पहले देखते हैं। यदि किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फैलने दिया जाता है तो उसके ताप में कमी आती है और शीतलन होता है। वाष्पीकरण, द्रवों के वाष्पीकरण से भी शीतलन होता है, क्योंकि द्रव के जो अणु वाष्पीकृत होते हैं वे अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिससे द्रव का या उस सतह का ताप घट जाता है। हाइड्रोजन और उसके यौगिक, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। परमाणविक और सक्रिय हाइड्रोजन, कम दाब पर साधारण हाइड्रोजन गैस में टंगस्टन, प्लेटिनम, पैलेडियम के तार उच्च तापमान पर गर्म करने या पारा के आधे मिलीमीटर से भी कम दाब पर हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्ग प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन के अणु H परमाणु में टूटते हैं। इस अवस्था वाली हाइड्रोजन गैस को सक्रिय हाइड्रोजन कहा जाता है। सक्रिय हाइड्रोजन बहुत क्रियाशील होती है और ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ साधारण तापमान पर सीधे संयोग करती है। नवजात हाइड्रोजन, रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली हुई हाइड्रोजन गैस को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। नवजात हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है। आर्थो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वह गुण जिसमें दोनों परमाणुओं के पृथक्करण समानांतर होते हैं। पैरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वह अणु जिसमें दोनों परमाणुओं के पृथक्करण प्रति समानांतर होते हैं। हाइड्रोजन के स्रोत, सूर्य मुक्त हाइड्रोजन का अपरिमित भंडार है। पृथ्वी पर संयुक्त अवस्था में जल, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोत हैं। आवर्त सारणी में यद्यपि हाइड्रोजन की समानताएं क्षार धातुओं हैलोजन तत्वों दोनों साथ हैं, फिर भी इसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन का विन्यास कारण इसे प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग में रखा गया है। समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इन समस्थानिकों को क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम भी कहा जाता है। इन सभी समस्थानिकों की परमाणुकता 2 होती है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम स्थायी समस्थानिक हैं, जबकि ट्राइटेनियम रेडियो एक्टिव है, अतः अस्थायी है। ट्राइटेनियम का अर्धायुकाल 12.32 वर्ष है। ड्यूटेरियम का उपयोग तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण में किया जाता है। भारी जल, अमेरिका के यूरे तथा उनके साथियों ने वर्ष 1931 में ड्यूटेरियम एवं भारी जल का पता लगाया। उन्होंने बताया कि जल के 6000 भागों में से लगभग 1 भाग भारी जल विद्यमान रहता है। इसे D2O कहा जाता है। अंतरआकाशीय हाइड्रोजन, धातुओं के परमाणुओं के मध्य स्थित स्थानों में उपस्थित हाइड्रोजन अंतरआकाशीय हाइड्रोजन कहलाती है। हाइड्रोजन की उपयोगिता, स्वयं ज्वलनशील गैस है। गैसीय ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हल्की होने के कारण गुब्बारों में हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण काम में लाया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी, कृत्रिम पेट्रोल, कांच उद्योग आदि में निर्माण में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट में प्रयुक्त नोदक कहलाता है। द्रव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रॉकेट नोदक में प्रयुक्त होता है। ये यहाँ पे देखिए साधारण जल, भारी जल का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। भारी जल का उपयोग परमाणु भट्ठी नाभिक की रेक्टम में न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका सूत्र H2O2 तथा अणुभार 34 है। इसका निम्न उपयोग है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड औषधि के रूप में घाव धोने, कान साफ करने, दांतों के लिए मंजन निर्माण में प्रयुक्त होता है। दूध, शराब, अन्य पेयों को सड़ने से बचाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक एवं अपचयक के रूप में रेशम, ऊन, चमड़ा, हाथी दांत के व्यंजक में राकेटों को नोदक के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जल की कठोरता क्या है। H2O की अणु की आकृति V के समान कोणीय होती है। जल का अणु आंशिक ध्रुवीय होता है।
ध्रुवण के कारण जल के अणु परस्पर आकर्षित होते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण जल में आणविक संगुणन होता है। जल का घनत्व 277 केल्विन यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। बर्फ का घनत्व रिक्त स्थानों की उपस्थिति के कारण जल से कम होता है, अतः यह जल पर तैरती है। मृदु और कठोर जल, वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है कठोर जल कहलाता है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है। जल की कठोरता जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों आदि के कारण होती है। जल की कठोरता दो प्रकार से, एक अस्थायी कठोरता टेम्परेरी हार्डनेस, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, जो जल को उबाल देने मात्र से समाप्त हो जाती है। उबालने पर विलय बाइकार्बोनेट अविलय कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जो छान कर दूर किए जा सकते हैं। जल में चूना जल मिलाकर भी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, इसे क्लार्क विधि कहा जाता है। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट लवणों के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट घोल मिलाते हैं, जिससे कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग किया जाता है। इस विधि को सोडा विधि कहा जाता है। यह कठोरता जल में साबुन मिलाकर दूर की जाती है। साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील लवण साबुन की प्रतिक्रिया से कैल्शियम मैग्नीशियम के अघुलनशील लवण के रूप में परिणत हो जाते हैं, जिन्हें छानकर बाहर निकाल देते हैं। स्रवण विधि, इस विधि में जल को उबालकर वाष्प के रूप में परिणत किया जाता है, पुनः वाष्प को संघनित कर जल में परिणत कर लेते हैं। इसके अलावा परम्यूटेड कैलगन विधि द्वारा भी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल को पीने योग्य बनाने की क्रिया को स्टरलाइजेशन कहलाती है। स्टरलाइजेशन क्रिया क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण या परावैगनीकरणों द्वारा की जाती है। एस ब्लॉक के तत्व, ये विभिन्न ब्लॉक का जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन हीलियम के अतिरिक्त ये सभी तत्व क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं वर्ग में आते हैं। उपलब्धता देख लेते हैं। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, बल्कि संयुक्त अवस्था में विभिन्न यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। क्षार धातुओं में लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। ये कुछ फार्मूला हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी अन्य तत्वों की तुलना में कम होती है। कमजोर धात्विक बंधों के कारण क्षार धातुओं का गलनांक क्वथनांक कम होता है। क्षारीय मृदाएं, रेडियम सबसे भारी क्षारीय मृदा है। रेडियम रेडियोएक्टिवता का गुण व्यक्त करती है। परमाणु त्रिज्या, क्षारीय मृदाओं की अत्यधिक आयनिक त्रिज्याएं Be से Ba तक बढ़ती हैं। ये क्रम दिया है। जल योजन एंथैल्पी ये दिया है। जल योजन एंथैल्पी का मान घटता है Be2+ से Ba2+ से। बोरान और कार्बन। बोरान प्रबल अपचायक पदार्थ है। यह अम्लों, क्षारों, हैलोजन के साथ क्रिया करता है। यह धातुओं से अभिक्रिया करके उनको ऑक्सीकृत कर देता है तथा धात्विक बोराइड बनाता है। बोरान प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। संयुक्त अवस्था में बोरिक अम्ल, बोरेक्स, कोलिमेनाइट, बोरोसाइट आदि में पाया जाता है। बोरेक्स खनिज बोरान प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। शुद्ध क्रिस्टलीय बोरान ट्राइब्रोमाइड S2 के मिश्रण को गर्म टंगस्टन धातु पर प्रवाहित किया जाता है। यह दिखाया गया है फॉर्मूला कैसे होता है। बोरान के दो अपरूप हैं, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय बोरान भूरे चूर्ण के रूप में होता है। क्रिस्टलीय बोरान रंगहीन और भूरा होता है या रंगहीन या भूरा होता है। बोरान की उपयोगिता, बोरान का प्रमुख उपयोग इनेमल और या कांच उद्योग में होता है। बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में किया जाता है। बोरान का उपयोग इस्पात को कठोर बनाने में किया जाता है। बोरेक्स, बोरिक अम्ल, बोरान हाइड्राइड आदि बोरान के महत्वपूर्ण उपयोगी यौगिक हैं। कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप हीरा, ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप से कार्बन प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है।
कार्बन के दो मुख्य रूप अपरूपक हीरा और ग्रेफाइट हैं। हीरा अति कठोर पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक 2.4175 होता है, जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। हीरे की चमक संपूर्ण आंतरिक पर हीरा विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगहीन होता है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोर्ड कहते हैं। बोर्ड का प्रयोग कांच को काटने में किया जाता है। हीरे पर किसी भी प्रकार के द्रव अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संस्करण sp2 होता है। यह परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है। ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्ठियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल की नोक आदि में किया जाता है। फुलरीन कार्बन का तीसरा क्रिस्टल रूप है। फुलरीन एक अणु 20, 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। यहाँ पे वर्ग हैं 12 वर्ग 15, 16, 17 के तत्व हैं। अर्धपूरी कक्षकों पर नाइट्रोजन की आयन उच्च क्षमता होती है। NH3 के अतिरिक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजनीकरण तथा हाइड्रोजन अम्ल बनाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं अलग अलग, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो, या आगे बढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। जियोलाइट एक एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है। वर्ग 16 के तत्व ये हैं। सामूहिक रूप से कैल्कोजन अयस्क निर्माण तत्व कहलाते हैं। पोलेनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इसकी खोज मैडियम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पिच ब्लेंड से की थी। 16 वर्ग इसमें सभी तत्व अपर रूपता या बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है तथा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, इस अम्ल को कैरो अम्ल भी कहा जाता है। पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, इस अम्ल को मार्शल अम्ल भी कहा जाता है। वर्ग 17 हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता क्रम। आयोडीन गर्म करने पर ध्रुपातीत हो जाता है। F2 से I2 तक हैलोजन को वाष्पशीलता घटती है। फ्लोरीन का निर्माण निर्जल पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन कैथोड पर तथा फ्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है। क्लोरीन का प्रयोग युद्ध के दौरान प्रयुक्त होने वाली विषैली गैसों जैसे फास्जीन, क्लोरोपिक्रीन नामक अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस आदि को बनाने में किया जाता है। ये क्लोरीन है। आयोडीन जल में अल्प विलेय लेकिन सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड बनाने के कारण अधिक विलेय होती है। HFCl का निर्माण उनके साथ लवणों के सांता H2SO4 के साथ गर्म करके किया जाता है, लेकिन HBr HI को उनके अपापचय गुणों के कारण इस विधि का द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ये वर्ग 17 है। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ने पर ऑक्सी अम्लों का ऑक्सीकरण क्षमता घटती है, जबकि सामर्थ्य स्थायित्व बढ़ता है। उत्कृष्ट गैसें दुर्लभ गैस आवर्त सारणी के 0 या समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती हैं, वायुमंडल का लगभग 1% भाग बनाती हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण अष्टक होता है। प्रथम आविष्कृत उत्कृष्ट गैस आर्गन है। रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। उत्कृष्ट गैसों में परमाणुक त्रिज्या वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है, अतः उत्कृष्ट गैसों का परमाणु का आकार संगत हैलोजन परमाणु से अधिक होता है। हीलियम का आयन विभव उच्चतम होता है। हीलियम और आर्गन जल में विलय हैं, अतः अल्प मात्रा में नदियों, समुद्रों, वर्षा के जल में भी पाई जाती है। हीलियम गैस हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे, वायुयान, टायरों में भरने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। समुद्री गोताखोरों, दमा रोगी कृत्रिम श्वसन के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। हीलियम का उपयोग कंपास, नाविक यंत्रों, वेल्डिंग आदि कार्यों में भी किया जाता है। नियान गैस, नियान को नूतन गैस भी कहा जाता है। वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियान का प्रयोग किया जाता है। नियान गैस का प्रयोग विज्ञापन चिन्हों, विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता
है। आर्गन एक सुस्त गैस भी कहा जाता है इसे। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। रेडॉन गैस एक रेडियोएक्टिव उत्कृष्ट गैस है। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कैंसर के रेडियोएक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है। कैंसर के रेडियोएक्टिव उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग प्रचलित है। इसमें गामा किरणें निकलती हैं जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। क्रिप्टॉन जिनान क्रिप्टॉन का उपयोग प्रदीप्त विसर्जन लैंपों में और कॉस्मिक किरण मापने हेतु आयनीकृत चैम्बर में किया जाता है। जिनान को नियान प्रकाश में क्रिप्टॉन के साथ मिश्रित करने से बल्बों की उपयोगिता बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ अन्य प्रमुख अधातुएं, हम इनके प्रयोग देख लेते हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख आता है आपका सबसे पहला नाइट्रोजन है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग कवर करता है। वायुमंडल सहित संपूर्ण पृथ्वी पर नाइट्रोजन 0.01% भाग पर। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो तो सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति से संपूर्ण संसार जलकर भस्म हो जाएगा। नाइट्रोजन का उपयोग औद्योगिक संयंत्रों में निष्क्रिय तथा अज्वलनशील वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। यह निश्चेतक भी है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग प्रमुख यौगिक अमोनियम है। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से किया जाता है। अमोनिया का उपयोग बर्फ, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया लवण तथा अमोनिया सल्फेट एवं यूरिया जैसे उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया का अन्य उपयोग विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। मृदा में कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जीवाणु राइबोजियम, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आदि हैं। फास्फोरस 5 अपरूप होते हैं। इसके 5 रूप हैं: पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस और काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस एवं फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दिया सलाई बनाने के लिए किया जाता है। श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहा विनाशक विष, विस्फोटक, पटाखे, आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। आतिशबाजी में विभिन्न रंगों का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का प्रयोग भी किया जाता है। फॉस्फीन का प्रयोग समुद्रों में जहाजों का सिग्नल, होम सिग्नल देने के लिए किया जाता है। फॉस्फीन का प्रयोग PH3। सल्फर पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों, वाहनों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण की जल वाष्प की क्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा के जल के साथ मृदा पर आकर मृदा को अम्लीय बनाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहते हैं। ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। यह करंट का मुद्दा था। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, डिटर्जेंट उद्योग में, पेंट और रंगों तथा अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट उर्वरकों आदि के निर्माण में किया जाता है। हैलोजन आवर्त सारणिक वर्ग 7A में हैलोजन तत्वों के समूह को रखा गया है। ब्रोमीन का प्रयोग सिल्वर ब्रोमाइड के निर्माण में किया जाता है। फोटोग्राफी के प्लेटों के निर्माण में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग औषधियों, कार्बनिक यौगिकों, शाकनाशी और कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। फ्लोरीन का प्रयोग यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। फ्लोरीन का प्रयोग सल्फर हेक्साफ्लोराइड के निर्माण में भी किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का प्रयोग परावैद्युतिकी में भी किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन जिसे कहते हैं, के संश्लेषण में हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियॉन भी कहते हैं, फ्रियान भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन जो AC कहते हैं आप लोग, में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। टेफ्लॉन C2F4N का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर परत के निर्माण में किया जाता है। किसका प्रयोग? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख धातुओं, उनके प्रयोग देख लेते हैं। सोडियम, गलित सोडियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलकों के रूप में किया जाता है। सोडियम वाष्प का प्रयोग सोडियम लैंपों में किया जाता है।
सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने के नमक के रूप में किया जाता है। भोजन में सोडियम की अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है। पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा बारूद कहते हैं। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। भोजन या शरीर में उपस्थित K+ हृदय की गति को नियंत्रित करता है। पोटेशियम के विभिन्न यौगिकों को का पोटास उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम फास्फोरस हड्डी दांत के मुख्य संगठक अवयव हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दंतमंजन, पेस्ट तथा पाउडर बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम हेमेडाइट्रेट कैल्शियम सल्फेट जल से क्रिया जलयोजन करने के बाद ठोस हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर चढ़ाने, मूर्ति और खिलौने के निर्माण में भी किया जाता है। तांबा कॉपर विद्युत का अच्छा चालक होने के कारण विद्युत तारों तथा विद्युत उपकरणों में तांबे का प्रयोग किया जाता है। बर्तन, सिक्का, मिश्र धातु आदि का निर्माण कॉपर या तांबा द्वारा किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशक और पीड़ानाशक में बनाने में भी होता है। मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम एल्बा तो एक एंटासिड, पेट की अम्लता और गैस दूर करने वाला भी होता है। मैग्नीशियम एल्बा बाजार में इनो के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप बैठे बैठे जो है डॉक्टर बन जाएंगे। हालांकि कोई भी अगर आपको किताब में इस प्रकार के फॉर्मूले जो बताए गए होते हैं या कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी बता रहा है तो कृपा करके आप उस फॉर्मूले को कभी इस्तेमाल मत किया करिए, ना उस दवा को अपने ऊपर, जब तक कि डॉक्टर से सलाह न ले लीजिए। जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम, चेहरे की क्रीम बनाने में होता है। जिंक ऑक्साइड ZnO का उपयोग सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है। लोहे की चादरों का जस्तीकरण करने में जस्ता का उपयोग किया जाता है। सोना इतना नरम होता है कि टिकाऊ बनाने के लिए उसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। आभूषण बनाने के लिए कॉपर, तांबा मिलाया जाता है। मिश्र धातुओं में आमतौर पर सोने की मात्रा को कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 50% शुद्ध सोना 12 कैरेट का होता है, अर्थात 1 कैरेट सोना मिश्र धातु में लगभग 4% सोना होता है। चांदी धातु में सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा का चालक धातु है, सर्वाधिक। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ, ये सर्वाधिक आ रहा है यहाँ। चांदी सर्वाधिक संचार रोधी, ठीक है, धातुओं में से एक है। दंत गुहाओं में सिल्वर अमलगम, चांदी और पारा की मिश्र धातु भरा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड के प्रकाश संवेदी होने के कारण इनका प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए भी किया जाता है। पारा, ट्यूबलाइट में पारा या मरकरी वाष्प भरी जाती है। पारा धातुओं के साथ बने मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। अब तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत में प्रक्रम है। प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में धातुएं मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सोना, प्लेटिनम, चांदी सामान्य मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। खनिज, खदानों या चट्टानों में खोदकर निकाले जाने वाले विभिन्न यौगिक खनिज कहलाते हैं। अयस्क, वे खनिज धातुएं जिनसे धातुओं को मितव्ययता एवं सुगमता से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों का वर्गीकरण प्रकृति में प्राप्त होने के तरीके के आधार पर धातुओं के अयस्कों को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हैलाइड, सिलिकेट, अयस्क। धातु कर्म, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क सांद्रण, अयस्क में से अपद्रव्य के कणों को पृथक करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। अधात्री या गैंग, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की विशुद्धियां अधात्री अथवा गैंग कहलाती हैं। फ्लस्क, अयस्क में मिले हुए अशुद्ध पदार्थों को हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थों को फ्लक्स कहा जाता है। अयस्क का सांद्रण, अयस्क के सांद्रण हेतु गुरुत्व पृथक्करण, झाग प्लवन, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, रासायनिक विधि में से किसी एक उपयुक्त विधि का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि, अयस्क के सांद्रण की यह विधि शुद्ध अयस्कों एवं अधात्री घनत्वों के अंतर पर आधारित है। झाग प्लवन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण तेल मिले हुए जल द्वारा वायु के प्रवाह में किया जाता है। चीड़ अथवा यूकेलिप्टस का तेल झाग कारक होता है, जबकि सोडियम अथवा पोटेशियम एथिल जैंथेट प्लवन कारक होते हैं। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, यदि अयस्क या अशुद्धियों में से किसी एक की प्रकृति चुंबकीय हो
तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधि यदि अयस्क बहुत ही अशुद्ध रूप में है जैसे बॉक्साइट, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। निस्तापन। निस्तापन प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसे गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। भर्जन। भर्जन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। प्रगलन। धातु ऑक्साइडों को उपयुक्त अपचायक के साथ गालक की उपस्थिति में गर्म करके धातु प्राप्त करना प्रगलन कहलाता है। धातुमल। गालक और अधात्री मिलकर गलनीय पदार्थ बनाते हैं जिसे धातुमल कहा जाता है। एल्यूमिनोतापी विधि। एल्यूमिनियम चूर्ण का अपचायक रूप में प्रयोग करके धात्विक ऑक्साइडों से धातु निष्कर्षण की विधि एल्यूमिनोतापी कहलाती है। एल्यूमिनोतापी। धातु शोधन। कच्ची या अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु शोधन कहलाता है। धातु शोधन के लिए आसवन, द्रवण, जौन परिष्करण भौतिक विधियां हैं, जबकि ऑक्सीकरण विधि, मांड विधि, विद्युत अपघटनी विधि, वान आर्केल विधि आदि रासायनिक विधियां हैं। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। इसका शुद्धिकरण हाल बेयर सर्पेक प्रक्रमों द्वारा किया जाता है। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। जिंक के मुख्य अयस्क स्फेरेलेराइट और जिंक ब्लेंड हैं। आयरन के मुख्य अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। ये धातु दिए हैं, उनके अयस्क हैं। यहाँ हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं। यहाँ पे बिस्मथ, बिस्मिथनाइट और तांबा एजुराइट, कॉपर पायराइट, कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट। कैल्शियम, उसके अयस्क में कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जिप्सम, फ्लोरोस्पार, फास्फोराइट। कैडमियम, ग्रेनोकाइट, एंटीमनी, स्टेबनाइट, कोबाल्ट, स्टेमलाइट, क्रोमियम, क्रोमाइट। बहुत सारे महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ खास खास हैं, बट मैं पढ़ता जा रहा हूँ फिलहाल। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पर। सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और बोरेक्स। टीन, कैसीटेराइट, सोना, सिल्वेनाइट, काल्वेनाइट, चांदी, नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन और क्लोराइजाइट। जस्ता, स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन और जिंकाइट। निकेल, मिलेराइट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। बेरियम, बेराइट। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कर्नेलाइट, एप्सम साल्ट। मरकरी, सीनेबार, पायरोलुसाइट, लोहा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपाइराइट। यूरेनियम, पिच ब्लेंड, यूरेनाइट, कार्टोनाइट। लेड, गैलेना। मिश्र धातु और उसके संगठन। देखिए, जो पीतल होता है, पीतल में तांबा 70% मिला होता है और बाकी जिंक मिला होता है 30%। गन मेटल में तांबा 88%, जिंक 2%, टीन 10%। स्टेनलेस स्टील में आयरन 89.4%, 89.4%, और क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 2.5%। मुंटज धातु में तांबा 60%, जस्ता 40%। डच धातु तांबा 80%, जस्ता 20%। जर्मन सिल्वर तांबा 81%, निकेल 19%, जिंक 30%। कांसा तांबा 88%, टीन 12%। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%। ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिनियम 95%, तांबा 4%, मैग्नीज 0.5%। नाइक्रोम, निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज मिला के नाइक्रोम बनता है। टांका, सीसा 63%, टीन 37% मिला के बनता है। पारा धातु और उपयोग। पारे का उपयोग यहाँ देखते हैं, थर्मामीटर, अमलगम, सिंदूर बनाने में किया जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड का कोलेमेल के निर्माण कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम का फ्लैश बल्ब, धातु मिश्रण धातु बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट दंतमंजन, दवा और जिप्सम साल्ट निर्माण में। मैग्नीशियम हाइड्रस ऑक्साइड चीनी उद्योग में सीरे से चीनी तैयार करने में। मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट में। कैल्शियम पेट्रोलियम के से सल्फर हटाने और विकारक के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने गारे के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। जिप्सम अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने, सीमेंट बनाने में।
प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने, अस्थि चिकित्सा, पट्टी बांधने आदि में। ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों की विरंजक के रूप में। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा विद्युत सेलों के निर्माण, कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में। क्यूप्रिक ऑक्साइड पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में। क्यूप्रस ऑक्साइड लाल कांच के निर्माण, कीटनाशक के रूप में। क्लोरीन मस्टर्ड गैस, टिंचर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्रोमीन औषधि, टिंचर निर्माण, रंग उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक, टिंचर आयोडीन बनाने में। सल्फर औषधि, कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में। फास्फोरस श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में। लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माता, फास्फोरस ब्रांच बनाने में। हाइड्रोकार्बन अमोनिया उत्पादन, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में। भारी जल D2O न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लराज, क्लोरीन, रंग क्लोराइड, लवण के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल स्टोरेज बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। अमोनिया रेयान बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में। नाइट्रस ऑक्साइड शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। प्रोड्यूसर गैस भट्ठी को गर्म करने, सस्ते ईंधन, धातु निष्कर्ष के रूप में। वाटर गैस निष्क्रिय वातावरण तैयार करने, वेल्डिंग कार्य में। फिटकरी औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने, कपड़ों की रंगाई में। जिंक बैटरी बनाने, हाइड्रोकार्बन बनाने में। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने, पोर्सेलिन के नमक में चमक लाने की। जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के निर्माण में। फेरस ऑक्साइड फेरस लवणों के निर्माण में, हरा कांच बनाने में। फेरस ऑक्साइड फेरिक लवणों के निर्माण और जेवरात पॉलिश करने में। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में। मोनो पोटेशियम टाइट्रेट बेकरी में। अब देख लेते हैं बहुलक क्या है। बृहद अणुओं वाला वह पदार्थ जिसमें किसी अणु में कोई विशेष इकाई स्वयं को बार बार दोहराकर विशाल अणु का निर्माण करे, बहुलक कहलाता है। रबर में आइसोप्रीन नामक रासायनिक पदार्थ की एकल इकाई बार बार जुड़कर बृहद रबर अणु बनाती है। स्टार्च सेलुलोज भी प्राकृतिक बहुलक हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। स्टार्च और सेलुलोज बहुलक ग्लूकोज की एकल इकाई के बने होते हैं। रुई, जूट, सन आदि सेल्यूलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं। प्रोटीन बहुलक एमिनो अम्ल एकल इकाई से बने हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के हैं, प्लास्टिक जैसे लाख, कृत्रिम प्लास्टिक जैसे नायलॉन, पॉलीथीन। बहुलकीकरण क्या है? एक ही यौगिक के अनेक अणु जब परस्पर संयोग करके एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर एकलक कहते हैं। बहुलक की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं: बहुलकीकरण की क्रिया में एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलकीकरण क्रिया में किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता। बहुलकीकरण की क्रिया में बहुलक का अणुभार मूल यौगिकों के अणुभार का गुणक होता है। पॉलीथीन या पॉलीथिलीन एथिलीन के उच्च ताप पर बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा होता है। पॉलीस्टराइरीन में भी एक बहुलक होता है जो फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। प्लास्टिक बड़े अणु के यौगिक होते हैं। प्लास्टिक प्रायः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलकीकरण अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। सेल्यूलोज एक बड़े आकार वाला प्राकृतिक अणु है और यह प्लास्टिक निर्माण में प्रयुक्त होता है। प्लास्टिक प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। अधिकांशतः प्लास्टिक हाइड्रोकार्बनों द्वारा प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक प्राकृतिक अप्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। लाख एक प्लास्टिक प्राकृतिक जो कृत्रिम बहुलकों की तरह एक रासायनिक बहुलक है। लाख कीट की मादा के द्वारा लाख को स्रावित किया जाता है। रासायनिक या कृत्रिम रूप में बनाए जाने वाले प्लास्टिकों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है: ताप सुनम्य प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप सुनम्य प्लास्टिक के प्लास्टिक गर्म करने पर नरम, ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक कार्बन यौगिकों के बहुलकीकरण के बने निम्न गलनांक वाले प्लास्टिक होते हैं जैसे टेफ्लॉन, पॉलिस्टराइन, नाइलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन आदि। पॉलीथीन एथिलीन C2H4 के उच्च दाब पर बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसका प्रयोग पैकिंग थैलियों और विद्युत तारों के उपयोग कुचालक के रूप में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण के द्वारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसका प्रयोग पॉलीथीन प्लास्टिक की पतली चादरों, फिल्म आदि के निर्माण में
किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल के बहुलकीकरण के पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। इसका प्रयोग सेलों के कवर, अम्ल रखने की बोतलों के निर्माण में किया जाता है। ताप दृढ़ प्लास्टिक, ये क्या होते हैं भैया? ताप दृढ़ प्लास्टिक क्रॉस बंधित होते हैं। उच्च दाब, उष्मा तथा दाब के प्रभाव से इनके अणु एक दूसरे से और अधिक श्रृंखला से जुड़कर इसे कठोर ठोस रूप देते हैं, जो किसी भी आकार में बदल सकते हैं, परंतु इसके उपरांत एक गर्म करने पर पुनः द्रवावस्था में नहीं आते। बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डेहाइड प्लास्टिक आदि। बैकेलाइट सोडियम हाइड्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में फिनाल और फॉर्मेल्डेहाइड को गर्म करने पर बैकेलाइट प्राप्त होता है। बैकेलाइट का प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे बाल्टी, मेज, कुर्सी आदि के निर्माण में किया जाता है। तो अब देखते हैं कृत्रिम रेशा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। कृत्रिम रेशे रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं। इससे अतिरिक्त प्रकृति में उपलब्ध रेशों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कृत्रिम रेशों में रूपांतरित किया गया। औद्योगिक स्तर पर कृत्रिम रेशे बनाने के लिए सर्वप्रथम 1885 में फ्रांस में सेल्यूलोज नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। कृत्रिम रेशे जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के बनाने में किया जाता है, उनके नाम एसीटेट रेशे, पॉलिस्टर रेशे आदि हैं। कृत्रिम रेशे प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कपास के रूपांतरित रेशे, उदाहरण के लिए विस्कोस रेयान एवं एसीटेट रेयान। रासायनिक कृत्रिम रेशे नायलॉन और पॉलीएमाइड रेशे होते हैं। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम कृत्रिम रेशा है। नायलॉन एक कृत्रिम तत्व है जिसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग टायर, जाल, रस्सियों आदि के निर्माण में किया जाता है। रेयान सेल्यूलोज के बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। इसका प्रयोग सूत से मिश्रित कर कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, घावों को बांधने, जाली में पट्टी बनाने में किया जाता है। रेक्सीन एक कृत्रिम चमड़ा है। इसका निर्माण सेल्यूलोज या वनस्पति से होता है। इसका प्रयोग जैकेट, कैनवास, जूता, चप्पल आदि बनाने में किया जाता है। शुद्ध सेल्यूलोज से कागज बनता है। विशेष तथ्य देख लेते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑस्मियम, ओएस और इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व हैं। ऑस्मियम और इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। ऑक्सीजन भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। एस्टेटाइन भूपरत में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर धातु की सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। ग्रेफाइट विद्युत चालकता वाला अधातु है। कार्बन सर्वाधिक श्रृंखला वाला प्रकृति वाला तत्व है। कार्बन सर्वाधिक यौगिक रासायनिक पदार्थ बनाने वाला तत्व है। 10 लाख यौगिक हैं। फ्रेंसियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्लोरीन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम और रासायनिक नाम एवं सूत्र। धावन सोडा क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है और Na2CO3 इसका सूत्र है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कॉस्टिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम कहा जाता है। पाउडर को ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। फिटकिरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है। शुद्ध शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। मार्स गैस को मीथेन कहा जाता है। मूर्खों का सोना आयरन पाइराइट कहा जाता है। मूर्खों का सोना। रेड लेड को ट्राई प्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड कहा जाता है। चूने का पानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चूना बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है। चूने का पत्थर लाइमस्टोन या चाक कैल्शियम कार्बोनेट है। हरा कशिश फेरस सल्फेट है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। सुहागा बोरेक्स है। नौसादर अमोनिया क्लोराइड है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन बिजली की चमक के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ने पर विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम परिशोधन का अपशिष्ट
पैराफिन होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नरम करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने के दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक है। सोने का घनत्व पारा के घनत्व से अधिक होता है और पारा का घनत्व इस्पात से अधिक, जिस कारण सोना पारा में डूब जाता है, इस्पात तैरता रहता है। वर्तमान में चिप में गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि मुख्यतः सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता था। अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मीथेन को मार्स गैस दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण भी कहते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन CH4 जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। खानों में लगने वाली आग और विस्फोट का कारण मीथेन है। ऑक्सीएटिलीन गैस को ज्वाला गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग धातुओं को काटने, वेल्डिंग के काम में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मिथाइल आइसोनाइट MIC या मिक गैस एक जहरीली गैस है, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। वर्ष 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भोपाल में इसी गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोग मर गए। एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ अब आगे देखते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। घरों की ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। LPG मुख्यतः ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। हीटर कॉइल नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। मोनेल मिश्र धातु से अम्लों को रखने का पात्र बनाया जाता है। वायुमंडल शुष्क में विभिन्न गैसों का संगठक मात्रात्मक रूप से इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.9%, 9%, ऑक्सीजन 20.95%, जल वाष्प 0 से 4%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ठंडे प्रदेशों में वाहनों के रेडिएटर में जल को जमने से रोकने के लिए अल्कोहल ग्लिसरीन मिलाया जाता है, जिससे पानी न जमे। पेट्रोलियम को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोलियम में 10 से 20% तक एथिल और मेथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो उस मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। सैकरीन चीनी को 300-400 गुना अधिक मीठा होता है। इसका भोज्य मान्य शून्य है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। पेट की जांच के लिए रोगों को बोरियम सल्फेट का घोल पिलाकर एक्सरे किया जाता है रोगी को, क्योंकि यह पदार्थ एक्सरे किरणों के लिए अपारदर्शी होता है। अति घातक विस्फोटक डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया, उन्होंने किया था। यहाँ रासायनिक नाम है और प्राकृतिक स्रोत आपको ये जरूर याद रखना है, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ। केसीन प्रोटीन दूध और पनीर में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में, कैफीन चाय कॉफी कोको चॉकलेट में, फॉर्मिक जो होता है वो चींटी बिच्छू के डंक विष आदि में पाया जाता है। कार्बन काल निर्धारण। कार्बन काल निर्धारण जीवाश्म चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर पेट्रोल में वायु को मिलाता है, जो उसे जलने में सहायता प्रदान करता है। एक्सीलरेटर कार्बोरेटर वाल्व को खोलकर बढ़ाकर वायु की मात्रा को बढ़ाता है। सेल्यूलॉइड एक मानव निर्मित प्लास्टिक द्रव्य है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्मों की रील बनाने में किया जाता है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जल में तनु विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। मीथेन सर्वाधिक सरल हाइड्रोकार्बन है। अम्लीयता क्लोरीनीकृत जल का गुण होता है। काजल कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल में सीसा गल जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने का उपकरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तांबे का टीन मिश्र धातु कांसा कहलाती है। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण बोहलर ने किया था। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देती है। खाद्य पदार्थ मुख्यतः मांस के परिभक्षण के लिए एंटीबायोटिक्स तथा अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक होते हैं।
हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं ससंयोजक बंध बनाकर पूर्ण संतुष्ट अवस्था में होती हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन या एल्काइन भी कहते हैं। ठीक है, एल्कीन या एल्काइन कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से व्युत्पन्न यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें कम से कम एक एरोमेटिक रिंग या चक्र पाया जाता है। एरोमेटिक कार्बन का नाम इनमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की गंध के कारण रखा गया है। समवयवता, समान अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न गुणों वाले यौगिकों को समवायु यौगिक कहते हैं। इनका यह गुण समवयवता कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, पहला संरचनात्मक, दूसरा त्रिविमीय समवयवता। संरचनात्मक समवयवता परमाणु में भिन्न भिन्न बंधों के कारण होता है, जबकि त्रिविमीय समवयवता परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था के कारण होता है। पेट्रोलियम कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है। पेट्रोलियम का प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर कुछ विशेष प्रकार की अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संचित है। पेट्रोलियम का उपयोग आप सभी जानते ही हैं। सामान्यतया अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पाए जाए पेट्रोल खनिज तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण में प्रभावी आसवन विधि का किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभावी वगैरह वगैरह आप देख ही रहे हैं। इसमें क्या कहा जाता है, भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले अवयव अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें एस्फाल्ट, डामर, पैराफिन, मोम, स्नेहक, ईंधन, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस मिलता है। कृत्रिम पदार्थ, साबुन। साधारणतः साबुन उच्चवसीय अम्लीय लवण है। कपड़ा धोने वाले साबुन में उच्चवसीय सोडियम के लवण होते हैं। स्नान करने वाले साबुन उच्चवसीय अम्लों के पोटेशियम के लवण होते हैं। कपड़ा बने में सोडियम और नहाने वाले में पोटेशियम, ध्यान रखिएगा इस बात को। डिटर्जेंट अपमार्जक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो गंदगी को हटाकर वस्त्र आदि के साफ कर देते हैं। इन डिटर्जेंट में साबुन जैसा गुण होता है। इन कठोर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये सतही क्रियाशील होकर वस्तु की सफाई कर देते हैं। डिटर्जेंट संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन होते हैं और साबुन की अपेक्षा इनमें बेहतर आर्द्रता गुण होता है। विस्फोटक, ऐसे पदार्थ जो एकाएक धक्का लगने, चोट मारने या सुलगाए जाने पर अपने आयतन से अधिक आयतन वाले उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, काफी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। प्रकार, मिश्र विस्फोटक, एलिफैटिक नाइट्रो विस्फोटक, एरोमेटिक नाइट्रो विस्फोटक। मिश्र विस्फोटक क्या है? 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ को मिलाकर बनाए जाते हैं। गन पाउडर, डायनामाइट और जो है बस ये 2 हैं। तो अब इनका उदाहरण दें। गन पाउडर, इसे बारूद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सोरा, गंधक, चारकोल को मिलाकर किया जाता है। जबकि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट को नाइट्रोग्लिसरीन को की सेलगर में शोषित करके बनाया जाता है। डायनामाइट का प्रयोग तेल के कुआं खोदने, पहाड़ी स्थानों पर सड़कें बनाने, सुरंग बिछाने, चट्टानों को तोड़ने आदि में किया जाता है। एलिफैटिक नाइट्रो विस्फोटक, इसमें क्या आते हैं? इसमें एसिटिलाइड नाइट्रोमीथेन आता है। और एरोमेटिक नाइट्रो विस्फोटक के अंतर्गत ट्राइनाइट्रो, ट्राइलून, पिक्रिक अम्ल आदि है। कांच क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अपक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। सोडा कांच सबसे सस्ता व सर्वनिष्ठ कांच है। सोडा कांच का उपयोग दैनिक उपयोग के बर्तनों, ट्यूबलाइट आदि के प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। जेना कांच सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है। जेना कांच का प्रयोग वैज्ञानिक उपकरण, रासायनिक पात्रों के निर्माण में किया जाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग विद्युत बल्ब, कैमरे, दूरबीन, लेंस बनाने में किया जाता है। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप वाले चश्मे के निर्माण में किया जाता है। क्राउन कांच का उपयोग अन्य चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। फोटोक्रोमैटिक कांच विशेष प्रकार का कांच होता है जो तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है। यह गुण इसे सिल्वर क्लोराइड में उपस्थिति के कारण मिलता है। कांच को रंगीन बनाने अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। अब यहाँ कांच दिया है, रंग और धातुओं की यौगिक। गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड, गहरा लाल क्यूप्रस ऑक्साइड, नारंगी सिलेनियम ऑक्साइड, पीला कैडमियम सल्फाइड, भूरा फेरिक ऑक्साइड। सीमेंट,
सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनियम सिलिकेट के जलयोजन के कारण सीमेंट में जमने का गुण पाया जाता है। सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। उर्वरक, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। पदार्थों के निर्मित उपकरण उर्वरक को रासायनिक उर्वरक तथा प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित उर्वरक को जैविक उर्वरक कहते हैं। रासायनिक उर्वरक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन उर्वरक, जिन उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है उन्हें नाइट्रोजन के उर्वरक कहते हैं। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड और कैल्शियम नाइट्रेट आदि नाइट्रोजन उर्वरक हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। फास्फोरस उर्वरक, फास्फोरस की प्रमुखता वाले उर्वरक को फास्फोरस उर्वरक कहते हैं। फॉस्फेटी धातुमल, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम आदि प्रमुख फास्फोरस उर्वरक हैं। पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम की प्रमुखता वाले उर्वरक को पोटेशियम उर्वरक कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट आदि प्रमुख पोटेशियम उर्वरक हैं। ईंधन, जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन कहते हैं। कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल आदि। रूप के आधार पर ईंधनों को 2 भागों में बांटा जाए: प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। द्वितीयक जल, प्रोड्यूसर, गैस आदि। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 4 प्रकार के होंगे: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। बायोगैस क्या है? बायोगैस जैव एक गैसीय ईंधन है जो पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों, मानव मल, वनस्पतियों और अवशेषों से तैयार की जाती है। बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है। बायोगैस में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों के नाम हैं: मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है, 50 से 75% तक। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। एलपीजी का मुख्यतः संघटक ब्यूटेन गैस है जो आसानी से जलकर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है। गैसों के रिसाव का पता लगाने के लिए इस तरल गैस में एक अत्यंत तीव्र दुर्गंध युक्त एथिलीन मरकेप्टन का नामक यौगिक अल्प मात्रा में मिश्रित किया जाता है, जिससे कि अगर रिसाव हो तो कोई दुर्घटना न घटे उससे पहले उसको ट्रेस कर लिया जाए। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस को प्रदूषित रहित साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग कार, मोटरसाइकिल आदि में किया जाता है। पेट्रोलियम इंजन में कार्बोरेटर द्वारा पेट्रोल और वायु का मिश्रण किया जाता है। डीजल का उपयोग संभवतः भारी वाहनों एवं जनरेटरों में किया जाता है सामान्यतः। तो यहाँ पर हमारी रसायन विज्ञान की वीडियो पूरी कंप्लीट होती है आपके लिए। आप लोग देखते रहिए, लगातार बने रहिए और लाभ उठाते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उत्साह मिले आपके लोगों के लाइक से और शेयर करने से। तो हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेके आएंगे। और अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं इसमें कुछ सुधार की भी ज़रूरत है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप बताइए, हम उस पर निस्संदेह काम करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।